नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। यूक्रेन के खिलाफ रूस सैन्य अभियान जारी। यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्किव पर भारी बमबारी। राजधानी कीव पर बड़ा खतरा। जासूसी के आरोप में अमेरिका ने 12 रूसी राजनयिकों को किया निष्कासित। यूक्रेन ने खार्किव में गोलीबारी में भारतीय छात्र की मौत। भारतीयों को तत्काल कीव छोड़ने की सलाह। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए केंद्रीय मंत्री का यूरोप दौरा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दी ताजा हालात की जानकारी। स्थायी सिंधु आयोग की सालाना बैठक के लिए पाकिस्तान पहुंचा भारतीय प्रतिनिधि मंडल। इस्लामाबाद में 3 मार्च तक बैठक। दोनों पक्ष बाढ़ प्रवाह की जानकारी संबंधी विषयों पर करेंगे चर्चा। भविष्य के कार्यक्रमों, बैठकों, निरीक्षणों को देंगे अंतिम रूप। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। 57 सीटों पर गुरुवार को होगा मतदान। 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। मणिपुर में दूसरे चरण का प्रचार तेज। प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रैली। देश भर में आस्था और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का पर्व। हर हर महादेव के जयकारे से गूंजे शिवालय। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राष्ट्रपति भवन में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव अंगों पर उनके प्रभाव को प्रचारित करने के उद्देश्य से आरोग्य वनम बनाया गया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में वेदांतम शरण चंद्र बाबू द्वारा लिखित कथा सूक्तम नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को गुरु सम्मान 2020 और 2021 और प्रतिभा पुरस्कार 2020 और 2021 प्रदान किया। दाऊद इब्राहिम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक के वकील ने जांच एजेंसी को संबोधित दस्तावेज जमा करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा। ईडी ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया है। इससे पहले फराज मलिक को समन भेजकर तलब किया गया था। नागालैंड की सरकार ने सरकारी नौकरी की उम्र सीमा में 2 साल की छूट देने का ऐलान किया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से नागालैंड में सरकारी सेवा में भर्तियां नहीं हुई थी, जिसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। करीब 3 महीने आज कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 6,915 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले कोरोना के सबसे कम मामले 27 दिसंबर को सामने आए थे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में भारी भूस्खलन के कारण जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग दिन भर बंद रहने के बाद आज यातायात के लिए खोल दिया गया है। राजमार्ग के दोनों तरफ हल्के मोटर वाहनों के परिचालन की अनुमति दी गई। वहीं भारी वाहन केवल श्रीनगर से जम्मू की ओर आ रहे थे। भारत के युवा निशानेबाज सौरभ चौधरी ने मिस्र में जारी ISSF विश्व कप में देश को पहला गोल्ड मेडल दिला दिया है। सौरभ ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जर्मनी के माइकल स्वॉल्ट को 16-6 से हराया। और अब खबरें विस्तार से। यूक्रेन के खिलाफ रूसी सैन्य अभियान और आक्रामक हो गया है। रूसी सेनाओं ने राजधानी कीव के बाद अब यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर भी भारी बमबारी शुरू कर दी है। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े और करीब 15 लाख आबादी वाले शहर खार्किव से आए वीडियो में दिख रहा है कि रिहायशी इलाकों में बमबारी हो रही है। जोरदार धमाकों से लगातार अपार्टमेंट इमारतों में कंपन हो रही है और आसमान में आग और धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। रूसी सेना राजधानी कीव के और करीब पहुंच गई है और करीब 40 मील के काफिले में रूस के टैंक और दूसरे सैन्य वाहन कूच कर रहे हैं। उपग्रह तस्वीरों के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ियों, टैंक, तोपों और दूसरे सहायक वाहनों का काफिला शहर से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर है और इसकी लंबाई करीब 40 मील है। वहीं रूस के खार्किव और कीव के बीच सुमी प्रांत के ओखरतिर्का में एक सैन्य अड्डे पर किए गए हमले में 70 से अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। सुमी प्रांत के गवर्नर ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना इस शहर में आगे बढ़ने की रूस की कोशिशों को रोकने की कोशिश कर रही है। पूर्वी शहर सुमी के तल डिपो पर बमबारी भी हुई है, इसकी खबर आई है और वहीं रूसी सेना ने घरों, स्कूलों और अस्पतालों पर बमबारी की। तस्वीरें सामने आने के बावजूद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने से इनकार किया है।
इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि बमबारी में तेजी सिर्फ उन पर दबाव बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि रूस इन तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी आक्रमण के 5वें दिन 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में यूक्रेन को सदस्य बनाने के लिए आवेदन दिया है। यूक्रेन की संसद ने इस बात की घोषणा की है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने ईयू से अपील की थी कि सारी प्रक्रिया के तहत यूक्रेन को भी ईयू में शामिल किया जाए। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ने कहा है कि उनकी यूक्रेन में मानवता के खिलाफ संभावित युद्ध अपराधों और दूसरे अपराधों की जल्द से जल्द जांच शुरू करने की योजना है। रूस और यूक्रेन अदालत के 123 सदस्य देशों में नहीं हैं, लेकिन यूक्रेन ने अदालत के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किया है, जिसके कारण अदालत के पास जांच करने का अधिकार है। यूक्रेन में गहराते संकट को देखते हुए हजारों लोगों ने सीमावर्ती देश पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, मोल्दोवा और स्लोवाकिया से शरण लेने की मांग की है। कार और बसों की लंबी कतारें इन देशों की सीमाओं की चौकियों पर खड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि इस संकट से 40 लाख लोग शरणार्थी हो सकते हैं। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र में उच्चायुक्त फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि 5,20,000 से अधिक लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रूसी मिशन के 12 सदस्यों को जासूसी में शामिल खुफिया अधिकारी होने के आरोप में निष्कासित करने की घोषणा की है। यूक्रेन पर रूस के हमले के 5वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने यह कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन ने एक बयान में कहा कि रूसी राजनयिकों ने जासूसी गतिविधियों में शामिल होकर अमेरिका में रहने के अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है। मिशन ने कहा कि निष्कासन की प्रक्रिया कई महीनों से जारी थी। रूस के हमले की अमेरिका और कई अन्य देशों ने निंदा की है। इस बीच खबर है कि रूस की कई समाचार वेबसाइट्स हैक हो गई हैं। इन वेबसाइट्स के मुख्य पृष्ठ पर एक संदेश आने लगा है, जिसमें यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की निंदा की गई है। हालांकि वेबसाइट्स हैक करने के पीछे किसका हाथ है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। हैक की गई वेबसाइट्स को 1 घंटे में बहाल कर लिया गया। भारत ने यूक्रेन में बदतर होती स्थिति पर चिंता जताते हुए फौरन हिंसा को रोकने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन पर बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र महासभा की आपात बैठक में कहा कि भारत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इससे पहले यूक्रेन पर रूस के हमले के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा का आपातकालीन विशेष सत्र आहूत करने को लेकर सुरक्षा परिषद में हुए मतदान में भारत ने भाग नहीं लिया था। India remains deeply concerned at the unfolding developments in Ukraine, where the situation continues to deteriorate. Our considered call for immediate cessation of violence and an end to all hostilities is an urgent imperative. और इस बीच यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में टीएस तिरुमूर्ति ने यूक्रेन में गंभीर मानवीय स्थिति का मुद्दा उठाया। यूक्रेन संकट को लेकर भारत ने चिंता जताते हुए मानवीय जरूरतों को तुरंत पूरा किए जाने की बात पर भी जोर दिया। भारत ने यूक्रेन में मानवीय सहायता भेजने का फैसला भी लिया। साथ ही भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद करने वाले यूक्रेन के पड़ोसी देशों का शुक्रिया भी अदा किया। We are of the view that core principles of humanitarian assistance should be fully honored. Taking into account the humanitarian requirements in Ukraine, my government has also decided to provide urgent relief supplies, including medicines. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जारी युद्ध और वहां से भारतीयों, विशेषकर छात्रों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक की है। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने पर है। यूक्रेन के खिलाफ जारी रूसी सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर प्रधानमंत्री की ये चौथी बैठक है। प्रधानमंत्री की ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इस हमले में एक भारतीय छात्र की मौत भी हो गई है। रूस की तरफ से खार्किव में की गई गोलाबारी में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा ज्ञानगौदर की मौत हो गई है। नवीन कर्नाटक के हावेरी जिले में चलगेरी के निवासी थे। युद्ध प्रभावित यूक्रेन के खार्किव शहर में गोलीबारी में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, जो कर्नाटक का निवासी था। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में जारी युद्ध में ये किसी भारतीय व्यक्ति की मौत का पहला मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोलाबारी में मारे गए भारतीय छात्र नवीन शेरखप्पा के पिता से बातचीत की और संवेदनाएं जताई।
इस बीच यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने छात्रों सहित सभी भारतीयों को उपलब्ध ट्रेन या किसी दूसरे माध्यम से तत्काल कीव छोड़ने का सुझाव दिया है। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद युद्धग्रस्त देश का हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण भारत वहां फंसे अपने नागरिकों को रोमानिया, हंगरी, पोलैंड और स्लोवाकिया से लगी उसकी सीमा चौकियों के जरिए वहां से बाहर निकाल रहा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने छात्रों को राजधानी कीव में रेलवे स्टेशन पहुंचने की सलाह दी थी ताकि वे युद्धग्रस्त देश के पश्चिमी हिस्सों तक आगे की यात्रा कर सकें। यूक्रेन से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए सरकार सभी पक्षों के संपर्क में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों से अभियान के समन्वय और देखरेख के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को दायित्व सौंपा है। इस बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सिलसिला जारी है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए शुरू किए गए गंगा अभियान में और तेजी लाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना से इस अभियान में शामिल होने को कहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन गंगा की 9वीं उड़ान रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। वहीं एयर इंडिया का एक विमान यूक्रेन में फंसे 182 भारतीय नागरिकों को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से लेकर मुंबई पहुंचा। भारत रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों को 27 फरवरी से रोमानिया और हंगरी के रास्ते स्वदेश ला रहा है। रोमानिया और हंगरी यूक्रेन के पड़ोसी देश हैं। इस बीच प्रधानमंत्री के निर्देश में 4 केंद्रीय मंत्री यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए यूरोप के लिए रवाना हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में काम में मदद के लिए हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट रवाना हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकारी प्रयासों में तेजी लाने के लिए पोलैंड पहुंच चुके हैं। स्लोवाकिया में जो ऑपरेशन होगा, इवैक्यूएशन का जो चल रहे हैं, उसका ओवरऑल कोऑर्डिनेशन भी करेंगे और प्रधानमंत्री जी का एनवॉय होने के नाते उनका संदेश और उनका पत्र को भी वहाँ के प्रधानमंत्री जी को भी सौंपेंगे, क्योंकि वहाँ के सरकार के मदद के बिना ये सारा ऑपरेशन करना मुश्किल है। यूक्रेन में जारी संकट के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें यूक्रेन संकट समेत दूसरे मुद्दों के बारे में भी जानकारी दी। कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा की समीक्षा की गई। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीती रात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को युद्धग्रस्त यूक्रेन से छात्रों सहित भारतीयों को वापस लाने के अभियान के बारे में जानकारी दी थी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ने भी यूक्रेन में शांति बहाली की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारत चाहता है कि दुनिया में शांति कायम रहे, दुनिया को एक परिवार के रूप में रहना चाहिए और हर देश को अपनी सीमाओं के अंदर शांति से रहना चाहिए। भारत हमेशा शांति से समृद्धि की ओर बढ़ा है। हम दुनिया में ये अपेक्षा करते हैं कि शांति रहे ताकि सारी दुनिया में समृद्धि खुशहाली रहे। और अब बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार थम गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अब घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में विधानसभा की 57 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। कुल 676 उम्मीदवार मैदान में हैं। 6वें चरण के 10 जिलों में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया जिलों के 57 विधानसभा क्षेत्रों में 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 57 सीटों में 46 सीटें बीजेपी और 2 सीटें उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। इस बीच उत्तर प्रदेश में 7वें और मणिपुर में दूसरे चरण के प्रचार के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में मणिपुर ने तय कर लिया है कि पूर्वोत्तर में अब विकास का सूरज ही उगेगा। जिन लोगों ने मणिपुर को इतने दशकों तक पीछे धकेला, उन्हें अब यहाँ के लोग फिर मौका नहीं देंगे। ये दशक मणिपुर के विकास और प्रगति का दशक है। जिस मणिपुर को कभी यहां की सरकारों ने बम
और ब्लॉकेड में जकड़ कर रख दिया था, वही मणिपुर आज पूरे भारत के लिए एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे बन रहा है। अब बढ़ते हैं आगे और एक नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज उत्तर प्रदेश के 3 विधानसभा क्षेत्रों रसोड़ा, खलीलाबाद और धनघटा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 5 चरणों के चुनाव के बाद ये साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता बीजेपी को दोबारा चुनकर नया इतिहास लिखने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विपक्ष पर निशाना साधा, साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने से गरीबों तक विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज में पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी नीयत साफ है, इसी वजह से प्रदेश में विकास हो रहा है, लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बलिया में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जनता के साथ छल करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने सरकार बनने पर प्रदेश में खाली पड़े 11 लाख पदों को भरने का वादा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पहले फुटबॉल खेला करते थे, इन्हें गोल रोकना भी आता है और गोल करना भी। इन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के गोल को रोकने का काम किया है, साथ ही शांति, विकास और समृद्धि के गोल को गोल में दागने का काम भी किया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने थौबल में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही प्रदेश के विकास को तेज करने का वादा भी किया। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार से भर्ती नियमों, रोजगार नीति, अधिवास और खतियान के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। साथ ही राज्य में चल रहे भाषा विवाद का भी मुद्दा उठाया। जन औषधि के प्रचार प्रसार के लिए 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में अभी तक 8600 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं, जहां उत्तम और सस्ती दवाइयां मिलती हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हरि कृष्ण द्विवेदी ने आज राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा सत्र के समय को लेकर चर्चा हुई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 69 साल के हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और फोन पर बातचीत कर प्रदेश के विकास में सहयोग का आश्वासन दिया। ओडिशा में कानून में संशोधन के बाद नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं और एनएसी के अध्यक्षों के प्रत्यक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की है। चुनाव 24 मार्च को होंगे, जबकि मतगणना 26 मार्च को की जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना के मामले घटने के साथ ही प्रतिबंधों में छूट देने का फैसला लिया गया है। राज्यों में सभी सरकारी कार्यालय खोल दिए गए हैं, साथ ही स्विमिंग पूल और वाटर पार्क खोलने की अनुमति दी गई है। राजधानी दिल्ली में 2 महीने से बंद चिड़ियाघरों को फिर से खोल दिया गया है। पहले ही दिन सभी 4000 टिकट बिक गए। चिड़ियाघर को कोविड संक्रमण बढ़ने के बाद 4 जनवरी को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था और उसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकटों की बिक्री भी रोक दी गई थी। जीएसटी संग्रहालय फरवरी में सालाना आधार पर 18% बढ़कर 1.33 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फरवरी 2022 का जीएसटी संग्रह से पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 18% अधिक है और फरवरी 2020 के मुकाबले जीएसटी संग्रह 26% अधिक है। हालांकि फरवरी 2022 में जीएसटी संग्रह कोविड-19 वायरस की तीसरी लहर से प्रभावित हुआ है, क्योंकि जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह 1,40,986 करोड़ रुपए था। इस्लामाबाद में सिंधु आयोग की बैठक की शुरुआत होने जा रही है, जो 3 मार्च तक चलेगी। स्थायी सिंधु आयोग की वार्षिक बैठक के लिए 10 सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंच गया है।
दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर के बाद ये पहली बार है कि 3 महिला अधिकारी भी भारतीय प्रतिनिधि मंडल में हिस्सा ले रही हैं। स्थायी सिंधु आयोग की सालाना बैठक में दोनों पक्ष मौजूदा मौसम के दौरान बाढ़ प्रवाह की जानकारी संबंधी विषयों पर चर्चा करेंगे और भविष्य के कार्यक्रमों, बैठकों और निरीक्षणों को अंतिम रूप देंगे। जम्मू और कश्मीर में चिनाब बेसिन और पाकल दल, लोअर कलनई, किरू और लद्दाख सहित कुछ छोटी जल विद्युत परियोजनाओं पर पाकिस्तान की आपत्तियों पर चर्चा के एजेंडे में होने की संभावना है। सिंधु जल संधि के प्रावधानों के तहत स्थायी सिंधु आयोग को भारत और पाकिस्तान में बारी-बारी से कम 1 बार नियमित रूप से बैठक करनी होती है। आयोग की पिछली बैठक पिछले साल 23 से 24 मार्च को दिल्ली में हुई थी। तो चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के बनाए गए भगवान शिव की आकर्षक कलाकृति के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।